हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस बीपीएससी 132 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस बीपीएससी 132 के वीडियो सेशन में मैं आप सभी से चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करूंगा। दरअसल दोस्तों, इस चैप्टर का 2 वीडियो सेशन पहले ही आ चुका है, 2 नहीं शायद 3 वीडियो सेशन आ चुका है। तो तीनों वीडियो सेशन में मैंने आप लोगों को अलग अलग अवधारणाओं के बारे में बताया। तो अवधारणा क्या है, जैसे कि गांधीवादी अवधारणा, उदारवादी अवधारणा, मार्क्सवादी अवधारणा, साम्यवादी अवधारणा, ये सभी अवधारणाएं हैं जिनके आधार पर राजनीति होती है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि भारतीय राजनीति को समझने के लिए मूल रूप से 3 अवधारणाओं की आवश्यकता होती है। सबसे पहली अवधारणा तो उदारवादी अवधारणा, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरी अवधारणा जिसे हम लोग मार्क्सवादी अवधारणा भी कहते हैं या फिर साम्यवादी अवधारणा भी कहते हैं, और तीसरी अवधारणा को हम लोग गांधीवादी अवधारणा की संज्ञा देते हैं। अवधारणा को हम लोग विचार कह सकते हैं। तो पिछले वीडियो सेशन में हम लोगों ने 2 अवधारणाओं के बारे में जान लिया है, मार्क्सवादी अवधारणा एवं गांधीवादी अवधारणा। तो इस वीडियो सेशन में, मतलब आज के वीडियो सेशन में, मैं आप लोगों को उदारवादी अवधारणा के प्रमुख तत्वों के बारे में बताऊंगा। और क्वेश्चन भी ये है कि उदारवादी अवधारणाओं के प्रमुख तत्वों पर प्रकाश डालिए। मतलब उदारवादी अवधारणा के, उदारवादी विचार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, इसी पर प्रकाश डालिए। इसी के तत्वों के बारे में चर्चा करिए। तो चलिए अब हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, वैसे उदारवादी अवधारणा के मूल रूप से 3 तत्व हैं जिनकी चर्चा अभी हमें करनी है। तो पहला तत्व है संस्थाएं। मतलब उदारवादी अवधारणा के अंतर्गत जो भी संस्थाएं होती है वह जो है केवल और केवल राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, राज्य नहीं होते हैं। अभी आप लोग इसको नहीं समझे होंगे, जब मैं इसकी विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा तो मैं आप लोगों को इसको समझाने की कोशिश करूंगा। और दूसरा जो तत्व है उदारवादी अवधारणा का वो है प्रक्रिया, एवं तीसरा जो तत्व है वो है मूल्य। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संस्थाएं, राजनीतिक व्यवस्था, राज्य नहीं, इसके बारे में बतला देता हूं कि उदारवादी अवधारणा इस पर अपने क्या विचार रखती है। दोस्तों, भारत में 1980 के मध्य में, मतलब कह सकते हैं 1980 के मध्य दशक में राज्य की वापसी पर अधिक बल दिया गया, लेकिन उदारवादी अवधारणा के प्रभाव से ऐसा नहीं हो सका। उदारवादी अवधारणा के प्रभाव से राजनीतिक व्यवस्था का प्रयोग किया गया बजाय राज्य की। और दोस्तों, उदारवादी अवधारणा व्यवस्था में कुछ संस्थाएं विद्यमान हैं जिसमें राजनीतिक दल, हित समूह या नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। और ये जो राजनीतिक व्यवस्था के लोग हैं और ये जो इस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था है, इसमें लोग सामाजिक संरचना, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, आदिवासी इत्यादि के साथ विचार विमर्श करते हैं। और जब ये आपस में विचार विमर्श करते हैं तब ये कुछ काम भी करते हैं। अब होता क्या है कि जब राजनीतिक व्यवस्था में 2 दल या 2 से अधिक दल या संगठन आपस में विचार विमर्श करते हैं तो विचार विमर्श के पश्चात एक निष्कर्ष आता है जिस पर संगठन के अलग अलग लोगों में आपस में टकराव होता है। और बाद में होता यूं है कि संगठन में टकराव के बावजूद संगठन जो है एक सहमति पर पहुंचते हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप एक व्यवस्था या संस्था कायम होती है जिसे हम लोग राजनीतिक व्यवस्था की संज्ञा देते हैं। और इसी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्थाओं में आमतौर पर राजनीतिक दल या प्रभावी दबाव समूह, विधायिका एवं कार्यपालिकाएं आती हैं। और दोस्तों, वास्तव में उदारवादी अवधारणा ही भारतीय राजनीति में लगभग 4 दशकों तक 1950 से लेकर के 1980 तक बनी रही। बाद में अन्य अवधारणाएं भी आई, जैसे कि मार्क्सवादी अवधारणा भी आई, गांधीवादी अवधारणा भी आई, साम्यवाद की अवधारणाएं भी आई। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से उदारवादी अवधारणा के अंतर्गत राजनीतिक व्यवस्थाओं का निर्माण होता है, न कि राज्यों का निर्माण होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं उदारवादी अवधारणा के अंतर्गत प्रक्रियाओं के बारे में। तो दोस्तों, उदारवादी अवधारणा जो है विभिन्न संस्थाओं एवं संगठन के कार्यों की शैली का अध्ययन करती है। और इस प्रकार से जब ये राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक संगठनों के कार्यों का अध्ययन करती है तो इस अवधारणा को, या फिर कह सकते हैं इस अवधारणा के लोगों को
तुरंत यह समझ में आ जाता है कि आखिर किस प्रकार से भारत में विभिन्न संस्थाएं काम कर रही है। और ये जो उदारवादी अवधारणा है दोस्तों, जिसके अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं एवं संगठनों की कार्यशैली का अध्ययन होता है, तो इन्हें हम राजनीतिक लामबंदी, हित व्यक्त तथा हित एकत्रीकरण के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। और दोस्तों उदारवादी अवधारणा जो है ये मूल रूप से राजनीतिक सहभागिता की पक्षधर है। मतलब उदारवादी अवधारणा का ये कहना है समाज का हर व्यक्ति, चाहे वो छोटे तबके का हो या बड़े तबके का हो, उसे राजनीति में भाग लेना चाहिए। मतलब राजनीति वाली बातों में रुचि लेनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि राजनीतिक सहभागिता दिखानी चाहिए। और दोस्तों इसी उदारवादी अवधारणा के वजह से 1960 के अंत तक जनतंत्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, जिससे निम्न वर्ग प्रभावित हुए तथा उन लोगों ने राजनीति में अपनी सहभागिता दिखानी शुरू की। और इसी उदारवादी अवधारणा के परिणाम स्वरूप भारत में परंपरागत सामंती सामाजिक व्यवस्था का पतन हुआ तथा स्वतंत्रता एवं समानता का समावेश हुआ। और इसके अतिरिक्त 1970 और 1980 में विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों, नागरिक समुदायों, नागरिक समाजों, नागरिक संस्थाओं का उदय हुआ तथा बहुसंस्कृतवाद ने देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ सभी राजनीतिक संस्थाओं को सुदृढ़ता भी प्रदान की। अब हम लोग उदारवादी अवधारणा के तीसरे प्रमुख तत्व के बारे में बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग मूल्य कहते हैं। और उदारवादी अवधारणा के मुख्य 3 मूल हैं। पहला मूल है स्वतंत्रता का मूल, दूसरा है मानवाधिकार का मूल्य एवं तीसरा है समानता का मूल्य। तो उदारवादी अवधारणा ये मानती है कि हर व्यक्ति स्वतंत्र हो, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता प्राप्त हो, हर व्यक्ति के पास अपने कुछ विशेषाधिकार हो एवं हर व्यक्ति जो है, या फिर कह सकते हैं प्रत्येक व्यक्ति जो है राजनीतिक व्यवस्थाओं के सामने समान हो, राजनीतिक संगठन के सामने समान हो। और इसी उदारवादी अवधारणा के मूल्य का ये कहना है कि प्रत्येक राज्य अथवा राजनीतिक व्यवस्था कमजोर वर्गों, जातिवादी समूहों एवं अनुसूचित जातियों व जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करे। हालांकि दोस्तों उदारवादी अवधारणा जो है व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता को भी मानता है, लेकिन उदारवादी अवधारणा का ये भी कहना है कि सामूहिक हितों को भी ध्यान में रखा जाए ताकि सामूहिक संस्कृति, सामूहिक भाषा एवं लेखनी की सुरक्षा की जा सके। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है उदारवादी अवधारणा के 3 मुख्य तत्वों को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा।